नमस्कार, ब्रेक के बाद खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं हेमलता और खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। झारखंड विधानसभा के सभागार में विधि निर्माण की प्रक्रिया के साथ कार्यपालिका का दायित्व विषय पर त्रिदिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा की गई। इस कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो, विधायक लंबोदर महतो, कार्य संसदीय मंत्री आलमगीर आलम के साथ कई वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, कानूनविद मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में कार्यपालिका संबंधित विधि निर्माण विषय पर विशेष रूप से चर्चा की गई। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने कहा कि मुख्य रूप से आलोचना चक्र विषय पर चर्चा की जाएगी। राज्य की जनता कई योजनाओं से वंचित रह जाती है, आखिर उन तक कैसे पहुंचे, इन सब विषयों पर भी चर्चा होगी। साथ ही प्रशासनिक रूप से कैसे मजबूत किया जाए, इस पर भी कई तरह के सुझाव लिए जाएंगे। जूम कर लीजिए, पीछे करके ये विशेष रूप से आलोचना चक्र है और आलोचना चक्र के जो टॉपिक्स है वो आप लोगों के बीच हम लोगों ने बता दिया। उसी विषय पर चर्चा होगा और हम लोग दैनंदिन जीवन में और प्रैक्टिस में इस विषय को देखते हैं कि कभी कभी हम लोगों से चूक हो जाता है और चूक होने के वजह से जनता को भारी नुकसान होता है, उनका अपेक्षित लाभ जनता को नहीं मिल पाता है। ऐसे परिस्थिति में हम लोगों के दिमाग में आया कि एक हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर जो राज्य में काम करते हैं परमानेंटली, उनको साथ लेकर के और विधायी व्यवस्था को साथ में लेकर के इस तरह का एक आलोचना हो राज्य के अंदर में, ताकि काम करने के क्रम में हम लोगों से जो चूक होने की संभावना है या चूक हो जाता है उससे हम निजात पाएं। चेक बाउंस से जुड़े मामले को लेकर रांची सिविल कोर्ट में बॉलीवुड अभिनेत्री अमीषा पटेल ने पूर्व के आदेश के साथ सशरीर हाजिरी लगाई। साथ ही मामले की सुनवाई के दौरान आरोपी अभिनेत्री अमीषा पटेल ने खुद को बेकसूर बताते हुए ऊपर लगे आरोपों से इनकार किया। फिल्म अभिनेत्री अमीषा पटेल को मामले में ट्रायल पेश करना पड़ेगा। मामले की सुनवाई DN शुक्ला की अदालत में हुई। आपको बता दें कि चेक बाउंस से जुड़ा हुआ ये मामला 2018 का है। फिल्म देसी मैजिक बनाने के नाम पर अजय सिंह ने 2.5 करोड़ अमीषा पटेल के खाते में ट्रांसफर किए थे। अजय कुमार सिंह लवली वर्ल्ड इंटरटेनमेंट के प्रोप्राइटर है। फिल्म नहीं बनाने और पैसे वापस नहीं होने के बाद अजय कुमार सिंह ने निचली अदालत में शिकायत दर्ज कराया। इसमें कहा गया था कि अमीषा पटेल ने उनके साथ धोखाधड़ी की है। ये एक्चुअली चेक बाउंस का केस है और 3 करोड़ का चेक था। चेक बाउंस का केस है, 2018 का है और ये अभी 23 चल रहा है। 5 इयर्स के बाद प्रोसीडिंग में केस है। फर्स्ट टाइम अपियर हुई है वो 23 में, तो केस प्रोसीड कर रहा है धीरे धीरे। तो वो आज सेकेंड अपियरेंस था उनका, वो आई आराम से अपना फर्स्ट हाफ में ही आ गई है और उन्होंने अपना सब्सटेंस दिलवा लिया है। वो नॉट गिल्टी प्लीड की है। हमने मेडिएशन की, उन्होंने कहा कि नॉट गिल्टी। हाँ। वहीं राजधानी रांची के धुरवा स्थित केंद्र सरकार के महत्वाकांक्षी योजनाओं के तहत एक निर्माणाधीन लाइट हाउस में बन रहे 8 मंजिला भवन का एक हिस्सा रविवार की रात गिर गया। हालांकि इस घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। घटना रविवार तकरीबन रात 12:30 बजे की है। इस घटना के बाद आसपास के बस्ती के लोग मौके पर जमा हो गए। लाइट हाउस के निर्माण का 90% काम पूरा हो चुका है। इस हादसे के बाद लाइट हाउस की गुणवत्ता पर सवाल उठाए जा रहे हैं। माना जा रहा है कि हादसे के बाद संभवतः इसके लाभुक अपना हाथ पीछे खींच सकते हैं। जैसा कि यहाँ से खबर मिला था अगल बगल के लोग से, तो पता चला कि कल 12 से 1 बजे के बीच में ये जो सीढ़ी के पीछे जो कवर होता है वो पूरा 9th फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर तक पूरा गिरा है। और बस्ती के लोग बता रहे थे कि बहुत तेज़ आवाज़ हुआ है। और तो वही चीज़ हम लोग देखने के लिए आए थे। तो फिर हम लोग इधर उधर खबर किए तो फिर पता चला कि मीडिया वालों को भी खबर हुआ है, क्योंकि तो कुछ मीडिया वाले भी आकर के रिपोर्टिंग करके गए हैं पहले। तो अभी थोड़ी देर पहले मलबा को वो लोग बाहर फेंक रहा था और पूरा ऊपर से नीचे गिरा है। तो इससे मतलब साफ पता चल रहा है कि बिल्डिंग में बहुत सारा अनियमितता बरता गया है, क्वालिटी सही नहीं है। और अगर अभी ये बिल्डिंग खाली है, इस पर कोई लोड नहीं है, सिर्फ अभी बन रहा है, तब ये स्थिति है। कल को इसमें शायद लिफ्ट भी प्रपोज्ड है। अगर लिफ्ट लगेगा तो उसके वाइब्रेशन से क्या हाल होगा। बहुत से लोगों से पता चलता है कि वो बोलता है कि इस पर कांटी मारना है, अलाउ नहीं है। तो अगर कांटी का एक वाइब्रेशन से ये दिक्कत है, तो जब लिफ्ट चलेगा तो क्या होगा, लोग इसमें रहेंगे तो क्या होगा। और अगल में आप देख ही रहे हैं, बगल में प्रपोज्ड रोड है। अगर ये इस साइड का अगर बिल्डिंग गिरा होता तो बगल में बच्चे जाते खेलते रहते हैं, आसपास के लोग जा रहे हैं। अगर दिन में गिरा होता तो क्या हानि होता, क्या लोगों पे क्या बीतता। हाँ, आवाज़
बजे आया था, गिर रहा था, बिल्डिंग का अभी ढाका है ग्रीन कलर का। 12:30 बजे गिरा, आदमी को पता नहीं चलेगा, जब गिरेगा आवाज करेगा उतना कस के। तो उठ कर निकले थे हम लोग, लड़ाई करके हम लोग तो गार्ड से आए थे। अच्छा, क्या बोल रहे थे? अरे वो बच्चा लोग के यहाँ पे नेट चलता है बोल के देखता है ना, उसको चोर बोल के वहाँ से दौड़ाया है 3 गो बच्चा लोग को। तो हम लोग गए, बोले कि चोर ना डराता है तुमको बच्चा लोग। जो लड़ाई हुई 5 गो आदमी को मार काट किया, उस समय तुम नहीं गया, हम लोग पूरा बस्ती वाला गए उस समय, ना छोड़ाने गया, ना कुछ किया, ना फिर को फोन किया हम लोग का। अरे नहीं, पहले का है, तो अब हो गया 15 दिन हुआ ना। रांची के प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी अनुसूचित जाति विभाग की कार्यकारिणी की बैठक सह अभिनंदन समारोह का आयोजन किया जा रहा है। इस बैठक में झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सहित प्रदेश कांग्रेस अनुसूचित जाति विभाग के पदाधिकारी शामिल हुए। बैठक शुरू होने से पहले झारखंड सरकार में नवनियुक्त बोर्ड आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की एससी विभाग के द्वारा अभिनंदन किया गया। इस बैठक में 24 जिला के अध्यक्ष शामिल हुए। इस दौरान मुख्य रूप से आगामी लोकसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा की गई। बैठक का मुख्य एजेंडा लोकसभा चुनाव में संगठन सशक्तिकरण पर विचार विमर्श करना एवं दूसरे पार्टी के दलित लीडरों को कांग्रेस पार्टी में शामिल कराना रहा। बैठक के बाद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि बोर्ड निगम में नवनिर्वाचित सदस्य और अध्यक्ष के लिए ये सम्मान समारोह रखा गया है। साथ ही अनुसूचित विभाग की ओर से जो वोट निगम में जगह देने की बात कही जा रही है, उस पर झारखंड सरकार के द्वारा पहल जल्द ही की जाएगी। बोर्ड निगम के अध्यक्ष बने हैं, उन सबों का स्वागत भी था और अनुसूचित जाति की समस्याओं पर विस्तार पूर्वक बैठक में बातें कही गई है। सभी जिला अध्यक्ष उपस्थित थे और इस बात के लिए उन्होंने हर्ष जाहिर किया है कि संजय लाल पासवान जी को अध्यक्ष बनाया गया है उनके समाज से, और उनकी एक मांग है जो अभी तक पूरी नहीं हुई है कि अनुसूचित विभाग का जो आयोग है, एससी आयोग है, उसका गठन अब तक नहीं हुआ है, उसको जल्द से जल्द उन लोगों ने कराने की मांग की है। हम आश्वस्त करते हैं कि बिल्कुल मुख्यमंत्री जी इस पूरे मसले पे संजीदा हैं। सभी आयोग और बोर्ड निगम के गठन को लेकर के बहुत जल्द ही बोर्ड और आयोग का गठन किया जाएगा, जिसमें अनुसूचित जाति के लोगों को भी शामिल किया जाएगा। अनुसूचित जाति मोर्चा के अध्यक्ष ने इस बैठक के संबंध में बताया कि अनुसूचित जाति के समस्याओं का समाधान किस प्रकार से हो, इसे लेकर इस बैठक में विचार विमर्श किया गया। आगामी लोकसभा चुनाव में प्रमंडल स्तर से जिला स्तर तक अनुसूचित जाति कांग्रेस विभाग पूरी मजबूती से कार्य करेगी और 9 विधानसभा की और 1 लोकसभा की आरक्षित सीट पर अनुसूचित जाति का उम्मीदवारी होगा। एससी विभाग द्वारा एससी कमीशन के गठन जल्द हो और एससी की जो समस्या है, अधिक से अधिक एट्रोसिटीज़ की समस्या आती रहती है, उसका निष्पादन कैसे हो, इस पर विचार विमर्श किया गया। आगामी 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारी में अनुसूचित जाति विभाग कांग्रेस पार्टी जुट चुकी है। वो लोकसभा चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो, जिला कमेटी से लेकर प्रखंड कमेटी, बूथ स्तरीय कमेटी मेरा काम करेगी उस पर, और निश्चित रूप पर 2024 की जो चुनाव होगा उसमें अनुसूचित जाति विभाग कांग्रेस पार्टी ने अपने जोरों शोरों से अपनी तैयारी लगा दी है। और जो 9 विधानसभा हमारा आरक्षित है, 1 लोकसभा आरक्षित है पलामू, उसमें हमारे काफ़ी। इधर पूर्वी सिंहभूम जिले के पोटका क्षेत्र में श्रावण की पहली सोमवारी पर शिवालयों में शिव भक्तों का जैन सैलाब उमड़ा, जहां सभी शिव भक्तों ने बाबा भोलेनाथ को जलाभिषेक कर मनोवांछित फल की कामना की। सावन का महीना हो और बाबा भोलेनाथ का मंदिर गुलजार न हो, ऐसा हो नहीं सकता। पोटका के हरिणा मुक्तेश्वर धाम, हल्दी पोखर शिव मंदिर, महामाया आश्रम के महाकालेश्वर शिव मंदिर, हाता शिव मंदिर, पोटका का शिव मंदिर, सभी शिवालयों में भक्तगण बाबा भोलेनाथ को फूल बेलपत्र चढ़ाकर अपने मनवांछित फल की कामना कर रहे हैं। वहीं शिवालयों में भी भक्तों की काफ़ी भीड़ देखने को मिल रही है। इधर श्रावण का प्रथम सोमवार होने से भक्तजनों में काफ़ी उत्साह है। सभी लोग शिवालयों में पूजा अर्चना कर रहे हैं एवं अपने परिवार में सुख शांति समृद्धि के साथ विश्व शांति की कामना कर रहे हैं।
आइए अब जानते हैं सावन के महीने में बाबा भोलेनाथ को जल चढ़ाने और बेलपत्र अर्पित करने के महत्व के बारे में। बाबा मंदिर के पुरोहित की माने तो इससे भक्तों को मनोवांछित फल प्राप्त होता है। उनका कहना है कि माता पार्वती ने भी 16 सोमवार का व्रत रखा था और बाबा भोलेनाथ को खुश किया था। सोमवार को पहली सोमवारी के दिन बाबा के मंदिर में महिलाओं की भीड़ देखी गई। अहले सुबह बाबा भोलेनाथ के काचा जल पूजा और फिर सरकारी पूजा के बाद आम भक्तों ने अर्घ्य सिस्टम से जल अर्पण करना शुरू किया। इसके बाद श्रद्धालुओं ने एक के बाद एक लगातार बाबा पर जल अर्पित करना शुरू किया। इस दौरान पूरा माहौल धार्मिक भक्तिमय बना रहा। पूरा वातावरण बाबा के जयकारों से गूंजता रहा। वहीं मंदिर के पुजारी भी पहली सोमवारी को लेकर काफी उत्साहित रहे। पुजारी बताते हैं कि बाबा का गंगा जल और बेलपत्र चढ़ाने से ही मानव का कल्याण हो जाता है, लेकिन जो व्यक्ति देवघर बाबा मंदिर नहीं पहुंच सकते वो किसी भी शिवालय में जाकर पूजा अर्चना कर सकते हैं। देश और राज्य में केंद्रीय योजना के तहत जन उपयोगी कार्यों के लिए बहुत सारे पहल किए जा रहे हैं। इसी के तहत आवास योजना भी आता है। हालांकि वर्तमान समय में बेघर गरीब तबके के लोगों के लिए बहुमंजिला मकान हो पाना सपना सा है, पर इस सपने को साकार करने के लिए केंद्र के द्वारा चलाए जा रहे आवास योजना देश सहित पूरे झारखंड में लाभुकों के लिए एक वरदान साबित हो रहा है। केंद्र सरकार के द्वारा चलाया जा रहा प्रधानमंत्री आवास योजना एक ऐसी योजना है जिसमें शहरी और ग्रामीण इलाके में रहने वाले गरीब तबके के लोगों को आवास उपलब्ध कराना है। इस योजना के तहत रांची के पौष इलाके में निर्मित बहुमंजिला मकान एक साथ सैकड़ों गरीब परिवारों का आशियाना बना है। मकान बना के दिए ताकि हम लोग कभी सोच नहीं सकते थे कि हम लोग इतना बड़ा 20 टाउन में इतना बड़ा मकान हम लोग बना सके। हम लोग इतनी गरीब स्थिति में थे कि हम लोग घर तो क्या, हम लोग ज़मीन भी खरीद नहीं सकते थे, ना तो हम लोग अपना मकान बना सकते थे। यहाँ पे मोदी जी हम लोग के लिए इतना सोचे। पहले हम लोगों को कच्चे मकान में रहते थे, बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ा था। बारिश में भी दिक्कत होता था, हम लोग को पीने का पानी दूर दराज से लाना पड़ता था। और क्या बोलते हैं, हम लोग ऐसा कच्चा मकान था कि हम लोग को किसी को घर पे लाने के लिए भी एक बार हम लोग शर्माते थे। पर मोदी जी हमारे लिए इतना अच्छा मकान दिए, हम लोग को बहुत ही अच्छा लगा। हम लोग बेझिझक हर कोई को अपने घर पे लाते हैं। हमारे घर बहुत को लोग आते हैं, देखते हैं। मोदी हमारे भी तारीफ़ करते हैं, मोदी जी का भी तारीफ़ करके जाते हैं। वहाँ हर चीज़ का तो दिखते ही था, लेकिन अब यहाँ तो सब चीज़ का सुविधा है। लेटरिन है, बाथरूम है, छोटा सा किचन उसी में लगा के दिया है, तो अभी तो सुविधा ही है, उतना दिक्कत नहीं होता है। और अब है कि थोड़ा सा हम लोग का ये दिक्कत होता है कि कहीं जाते हैं तो उतना चिंता नहीं लगता है कि हम लोग का घर है कि दरवाज़ा है। सो लगता है कि हम लोग का घर है ही, और हम लोग ऊपर से ही नीचे उतरते हैं, चढ़ते हैं। कभी झुग्गी झोपड़ी या प्लास्टिक के घर में रहने को मजबूर सुनीता देवी को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत एक फ्लैट आवंटित किया गया है। केंद्र सरकार की ओर से इतनी बड़ी सौगात मिलने की खुशी उनकी बातों से स्पष्ट रूप से झलकती है। मेरा घर पहले नहीं कच्चा था, ना पकिया था, मेरा प्लास्टिक का था। किसी का बैनर उड़ जाता उसका ला के अपना झोपड़ी बना के झोगिया में रख के बाल बच्चा के पालते थे, उसी में कमाते थे। जब बच्चा लोग का लायक बढ़ने लगा तो हम लोग का भी आटा कि मेरा बच्चा लोग कैसे रहेगा, हम लोग का भविष्य तो रोड में निकल गया, बाकी बच्चा लोग का भविष्य कैसे बनाएंगे। जब बच्चा आता स्कूल से तब कपड़ा भीग जाता, साथ ही बिस्तर भीग जाता, बच्चा का कॉपी किताब भीग जाता। फिर बिहानों के सोचते मेरा बच्चा लोग का पढ़ाई कैसे होगा। आजकल दुनिया में बहुत जगह फ्लैट है, हम लोग कैसा जिंदगी कटेगा। हम लोग का तो सोच नहीं पाए कि ऐसा मकान बना सकते हैं। आगे हम लोग का कहीं घर था ना हम लोग का कहीं रहने का व्यवस्था था। हम जो मोदी जी के अगवाल से हम लोग भी आजकल फ्लैट में रह गए। अपना मकान है, इसी में लेटरिन है, पैखाना है, इसी में हर चीज़ है। आदमी का सुखी से रह रहे हैं। यहाँ बहुत अच्छा है और पहले से बहुत अच्छा सुविधा दिया है। इसमें शौचालय, बाथरूम है और किचन रूम में पानी, ये सब चीज़ की सुविधा यहाँ पर दिया गया है। ड्राइवरी का काम करने वाले प्रदीप के साथ ऐसी मजबूरी थी कि वे दिन भर ऑटो या कार चलाते थे और घर नहीं रहने के कारण रात में गाड़ी में ही सो जाते थे। पर आवास योजना के इस पहल पर उन्हें पक्के मकान का तोहफा मिला। सर कि हम पहले झोपड़ी था, उसी में रहते थे, दिन भर गाड़ी चलाते थे, गाड़ी में आके सोते थे, जगह नहीं बनता था।
टेम्पो में जैसे भी होता था वैसे एडजस्ट कर लेते थे हम अपना। और जब से अभी प्रधानमंत्री योजना मिला है तो जो भी है जैसा भी है, एक रूम एक किचन एक बाथरूम है तो उसमें एडजस्ट हो जा रहा है। बाकी जो जैसे एगो हो गया कि जैसे कोई सा भी गेस्ट आया हुआ है तो उसके लिए थोड़ा सा लाभ हो गया है। वहीं खुशी की बात यह है कि जागरूक लोगों ने अपार्टमेंट और उसके आसपास के क्षेत्र को स्वच्छ बनाए रखने का जिम्मा भी अपने कंधे में ले रखा है। मंत्रित है और हम लोग ऐसे जगह में रहते थे कि कभी हम लोग सोच नहीं सकते थे कि हमको भी इस तरह की फ्लैट हमारे माननीय भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी इस तरह के बना करके देंगे। और वो देने के बाद हम लोग बहुत ही खुशी की तो वो जाहिर है कि मैं आपके सामने इजहार नहीं कर सकता हूँ, उतनी हमारे मन में और हमारी परिवारों में खुशी है। और दूसरी बात ये मेंटेनेंस की बात हो रही है तो मेंटेनेंस तो जहाँ तक गवर्नमेंट इतनी सुंदर हमें बना के दी है और देने के बाद हम लोग अगर अपना हो चुकी है, अब हम गवर्नमेंट पर आश्रित नहीं हो सकते हैं। इसलिए हम लोग खुद अपने आप 180 क्वार्टर के लोगों ने प्रति माह 100 रुपया करके मेंटेनेंस खर्च उठा करके हमने मेंटेनेंस की। गौरतलब है कि 25 जून 2015 को प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी क्षेत्र के लिए शुरू किया गया था। देश भर में इस योजना के तहत निम्न आय वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और मध्य आय वर्ग समूह के लोगों को कम कीमत पर घर मुहैया कराया जा रहा है। वहीं सरायकेला जिले के गम्हरिया प्रखंड के हुदू पंचायत स्थित हुदू गांव में मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराने की मांग को लेकर भाजपा नेता रमेश हांसदा ने सोमवार 10 जुलाई से आमरण अनशन की शुरुआत की। ये अनशन सरायकेला अनुमंडल अधिकारी कार्यालय के समक्ष किया जा रहा है। हुदू गांव में सड़क निर्माण कराने की मांग और राजनगर प्रखंड में लॉ कॉलेज की स्थापना की मांग को लेकर भाजपा के राष्ट्रीय कार्य समिति सदस्य रमेश हांसदा हुदू डुमरा सड़क निर्माण संघर्ष समिति के बैनर तले सरायकेला अनुमंडल अधिकारी के कार्यालय पर आमरण अनशन कर रहे हैं। भाजपा नेता रमेश हांसदा और समर्थकों ने अनशन स्थल पर पहुंचने से पूर्व बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी के बीच जुलूस निकाला, जो सरायकेला जिला मुख्यालय के प्रमुख सड़कों से होते हुए अनुमंडल कार्यालय पहुंचा। इस मौके पर भाजपा नेता ने बताया कि बगैर कोई ठोस आश्वासन के वे अनशन पर डटे रहेंगे। इस दौरान उन्होंने वर्तमान विधायक और कदावर मंत्री चंपई सोरेन और राज्य के मुख्यमंत्री पर सुदूरवर्ती क्षेत्रों की उपेक्षा करने का आरोप भी लगाया। उन्होंने बताया कि इन 2 मुख्य मांगों के अलावा उनके 10 और भी मांगे हैं, जिनमें केसर गड़िया से बीटा होते हुए राजाबासा जर्जर सड़क की मरम्मत कराने, खैरबानी से झूरी पता झलक होते हुए किला सालोडी चौक तक जर्जर सड़क निर्माण की मांग, राजनगर प्रखंड में महिला कॉलेज और ITI संस्थान देने की मांग, ईटागढ़ आसंगी पुल का अविलंब निर्माण पूरा करने, गम्हरिया प्रखंड के बासुड़दा में अधूरे जल मीनार को पूरा करने जैसी महत्वपूर्ण मांगे शामिल है। पूरा जंगल का सड़क को लेकर के आंदोलनरत हैं। हम लोग पैदल चले, कई बार हम लोग मीटिंग किए, सभा किए, सरकार को आगाह किए, ज्ञापन दिए, मंत्री का चेला लोग का बयान भी आया, लेकिन अभी तक सड़क जमीन पे नहीं है। 23 साल हो गया राज अलग हुए, सराय के राजनगर में लगभग 1.5 लाख की आबादी, एक ठो डिग्री कॉलेज हम लोग नहीं बनवा पाए। वहाँ के बच्चे को चाईबासा जमशेदपुर में पढ़ना पड़ रहा है, जिस वजह से आज हम लोग अंतिम हमारी बातें हैं। हम लोग मरने तक यहाँ बैठेंगे, सरकार नहीं सुनेगी तो हम लोग यहाँ बैठेंगे। SDO साहब अभी आए थे, हमारी बातों को सुन के गए। हमने कहा कि मुख्य सचिव स्तर से कोई आश्वासन मिलेगा तो हम लोग अभी मिलेगा, हम लोग अभी उठ जाएंगे। कितने लोग अनशन पे? हम लोग कुल 13 लोग यहाँ अनशन में बैठे हैं और इसमें संख्या बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है। जब तक मांगे पूरी नहीं होगी हम यहाँ बैठे रहेंगे। और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा स्वीकृत डुमरिया प्रखंड अंतर्गत भागाबंदी से उड़ीसा सीमा तक 9.63 किलोमीटर सड़क की चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण का कार्य शुरू हो गया है। इस निर्माण कार्य का शिलान्यास पोटका के विधायक संजीव सरदार एवं सांसद विद्युत वरण महतो ने संयुक्त रूप से किया। बता दें कि सड़क की चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण की अनुशंसा विधायक संजीव सरदार ने अपने चुनावी वादे के तहत मुख्यमंत्री से की थी। ये बहुप्रतिष्ठित पद डुमरिया प्रखंड अंतर्गत भगाबंदी से बेसर पहाड़ी, सालगाड़ी, दामुकोचा, भीतर आमदा से फूलझड़ी होते हुए उड़ीसा सीमा तक जाती है। इसके चौड़ीकरण और मजबूतीकरण का शिलान्यास विधायक संजीव सरदार एवं सांसद विद्युत वरण महतो ने पूजा पाठ कर एवं फीता काट कर किया। ये सड़क लगभग 60 करोड़ की लागत से पथ निर्माण विभाग द्वारा बनाया जाएगा। शिलान्यास कार्यक्रम के बाद भागबंदी हाट में सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान झारखंड मुक्ति मोर्चा प्रखंड कमेटी के कार्यकर्ता मोटरसाइकिल रैली निकालकर नारेबाजी करते हुए सभा स्थल पहुंचे।
इस सभा में प्रमुख गंगामणि हांसदा, झामुमो के केंद्रीय सदस्य शंकर चंद्र हिमरम, उप प्रमुख चेतन मुर्मू समेत अन्य जाने माने लोग मौजूद रहे। मौके पर सभी वक्ताओं ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं की उपलब्धियों के बारे में बताया। इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं क्योंकि जो उद्देश्य था और वर्षों से इस क्षेत्र की मांग था और उस मांग कि कैसे करके इस डुमरिया को उड़ीसा से साथ जोड़ा जाए। आज ये ऐतिहासिक क्षण पे आज सब कोई हम लोग गवाह के तौर पर उपस्थित हुए हैं ताकि आने वाला दिन, आने वाला पीढ़ी को हम लोग बता पाएंगे कि वर्तमान जो सरकार है माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी की सरकार में ये भागाबंदी से उड़ीसा तक सरकार ने इस पथ को निर्माण कराया था। आप लोगों को पता होगा कि विगत दिन भारी उम्मीद के साथ बड़े बड़े सपना के साथ आप लोग लंबे लाइन लगा के सुबह से शाम तक जाके बूथ में खड़ा हो के वोट देने का काम किया और उस वोट में हमें यहाँ विधायक के रूप में और राज्य में माननीय मुख्यमंत्री के तौर पर हेमंत सोरेन को जिताने का काम किया। परंतु आप लोगों को पता ही है, जैसे ही इस झारखंड को अलग राज्य लड़के शहीद होके कोई लोगों का घर उजाड़ते हुए इस झारखंड मिला। अब मिलने के बाद 20 साल के बाद राज चलाने के लिए गठबंधन सरकार के तौर पर माननीय मुख्यमंत्री को आप लोग दिए। और आज के बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज। नमस्कार।